हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अब तो आप अच्छे होंगे ही। आपने पीजीबीपी हेड का एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पीजीबीपी हेड के दो पोर्शन हैं। एक है एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड और दूसरा है एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड। And I have also told you that this second part, expenses which are specifically disallowed, is comparatively difficult than the first part, expenses which are specifically allowed. क्योंकि जब मैं आपको expenses which are specifically allowed पढ़ा रहा था तो आपको भी ऐसा ही लग रहा था, यस allowed तो होना ही चाहिए, obvious है। But when I'll teach you the other part जो आप करने जा रहे हैं, expenses which are specifically disallowed, you will feel like why is it disallowed? भाई allowed तो होना चाहिए, क्यों disallow हो रहा है? Then we'll proceed into it। फिर मैं आपको जब डिटेल में बताऊंगा कि क्यों disallow हो रहा है, then you will just understand कि yes, this is the reason why the expenses are being disallowed। सबसे पहला प्रोविजन जो हम यहां पे देखने जा रहे हैं वो है रिलेटिंग टू टीडीएस। इनकम टैक्स ये कह रहा है कि अगर आप किसी को एक पेमेंट कर रहे हो जो पाने वाले के लिए इनकम है तो आप उस पेमेंट पे टैक्स काट के उसको पैसा दो। फिर से रिपीट करता हूं, इफ आई एम मेकिंग एन पेमेंट विच इज इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, मैं एक ऐसी पेमेंट कर रहा हूं जो पाने वाले के लिए इनकम है, तो सरकार मुझसे कहती है कि उसका टैक्स काट के मुझे जमा कर दो, ताकि वो बंदा अगर टैक्स नहीं भी जमा करेगा तो मुझे टेंशन नहीं है, मुझे तो टैक्स मिल गया। कहां से टैक्स मिल गया? वहां से जो सोर्स था उस इनकम का, वहीं से टैक्स मिल गया। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट कह रही है कि राज अग्रवाल हम तुम्हारा एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर देंगे, हम वो खर्चा ही तुमको अलाउ नहीं करेंगे। अब एक बात समझिए, मान लीजिए मैंने किसी को पेमेंट की 100 रुपए की, सरकार कहती है कि इसको 100 रुपए जो दे रहे हो इनकम है। मैंने कहा हाँ, जो मैं 100 रुपए उसे दे रहा हूं इनकम है। तो सरकार ने कहा एक काम करो, 10 रुपए का टैक्स उसका काट लो, उसको 90 रुपए पकड़ाओ और हमें 10 रुपए दे दो। अगर हमने कर दिया ऐसा तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं किया तो सरकार क्या कर रही है? कह रही है 100 रुपए का खर्चा राज अग्रवाल तुमको अलाउड नहीं होगा। यानी मेरी 100 रुपए से इनकम बढ़ जाएगी और मैं किस स्लैब में फॉल करता हूं? 30% स्लैब में, तो मेरा 30 रुपए का टैक्स बढ़ जाएगा। एक बात बताइए, सामने वाले का 10 रुपए काट के जमा कर दे या अपना 30 रुपए का टैक्स लायबिलिटी बढ़वा लें? ऑब्वियसली सामने वाले का 10 रुपए काट के हम जमा कर देंगे। तो यही सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड में। सबसे पहली बात जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टीडीएस की कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी। अगर हम टीडीएस को कंप्लाई नहीं करेंगे, टीडीएस से रिलेटेड डिफॉल्ट करेंगे, तो हमें एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिया जाएगा। राइट? 3 सेक्शन को एक साथ पढ़ना है, इससे रिलेटेड 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन को एक साथ पढ़ना है। कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं ये देखते हैं। उस सेक्शन के नंबर भी आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। राइट? क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा बताइए डिसअलाउड है, तो आप कहेंगे यस, तो आपसे ये भी पूछेंगे कि बताइए किस सेक्शन के तहत डिसअलाउड है। So let's see what are those 3 sections which have to be studied together. So section that you need to take care of is section 40A1. और क्या पढ़ेंगे उसके साथ? सेक्शन 40A1A। हालांकि बीच में एक सेक्शन और आएगा इसके बाद, सेक्शन 40A2, लेकिन वो अलग चीज है, ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर कौन कौन से हैं? 1, 1A और 3, सेक्शन 40A3। हालांकि इसके बीच में एक सेक्शन और आएगा, मैं आपको बता देता हूं, वो भी यहां पे सेक्शन 40A2, बट दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सेक्शन। ये एक अलग सेक्शन है, इसलिए इसको अलग से रेफर करेंगे। जब ये 3 सेक्शन हम पढ़ लेंगे ऊपर लिखे तो इसको रेफर करेंगे। सेक्शन 40A1 क्या है? पेमेंट आउटसाइड इंडिया
or to a non-resident except salary। पहले मुझे लिख लेने दीजिए, आप भी साथ में लिखिए। 40A1A क्या है? पेमेंट इन इंडिया टू अ रेजिडेंट। 3 क्या है? पेमेंट आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट ऑफ सैलरी। अब आइए ध्यान देना शुरू करते हैं, क्या बोल रहा है ये। सेक्शन 40A1 में कवर होती है सभी पेमेंट जो पाने वाले के लिए इनकम है लेकिन अदर देन सैलरी। रिपीट करूं अपनी बात, सेक्शन 40A1 में कवर होता है सभी पेमेंट अदर देन सैलरी जो पाने वाले के लिए इनकम है। एक बात बताइए, जब भी हम किसी को पेमेंट देते हैं तो क्या वो पाने वाले के लिए हमेशा इनकम होती है? नहीं। मान लीजिए हम एक जीन्स की दुकान पे जाते हैं और जीन्स खरीदते हैं 2000 रुपए की, तो क्या पाने वाले के लिए 2000 रुपए इनकम है? नहीं। अरे उस 2000 में हो सकता है वो 100 रुपए या 200 रुपए कमाया होगा, यही ना होगा, पूरा 2000 रुपए इनकम थोड़ी ना है। लेकिन एक बात बताइए, किसी को मैंने 20,000 रुपए की सैलरी दी तो क्या 20,000 रुपए पूरा इनकम है उसका? हाँ, पूरा इनकम है। एक बात बताइए, मैंने किसी को 10,000 रुपए किराया दिया, क्या 10,000 रुपए पूरा इनकम है? हाँ, पूरा इनकम है 10,000 रुपया। अगर मैंने किसी को 10,000 रुपए का ब्याज दिया, इंटरेस्ट, क्या 10,000 रुपए पूरी इनकम है? हाँ, पूरी इनकम है। मैंने किसी को रॉयल्टी दी 10,000 रुपए की, क्या पूरी इनकम है? हाँ। ध्यान दीजिए, हम ऐसे पेमेंट्स की बात कर रहे हैं विच इज इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, राइट। अगर हम किसी को सेल रेवेन्यू दे रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट इनकम। जब हम किसी से कोई माल खरीदते हैं, पैसा देते हैं, तो ऑब्वियसली जितना पैसा देते हैं वो इनकम नहीं होती। तो जब हम इनकम नहीं दे रहे होते तो टीडीएस नहीं काटना होता है। टीडीएस कब काटना होता है? जब हम किसी को इनकम दे रहे हैं, राइट। तो पेमेंट कौन सी होनी चाहिए 40A1A में? कोई भी 40A1 में कोई भी पेमेंट जो पाने वाले के लिए इनकम है, राइट, जिस पे टीडीएस कटता है। किस पे टीडीएस कटता है? वो पेमेंट जो पाने वाले के लिए इनकम होती है उसी पे तो टीडीएस कटता है। तो 40A1 में हर वो पेमेंट को इंक्लूड किया गया है जो पाने वाले के लिए इनकम है, लेकिन सैलरी को नहीं। सैलरी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो सैलरी के लिए अलग से प्रोविजन है, उसका एक अलग से सेक्शन है। देखिए कौन सा? 40A3, ये रहा 40A3, यहां पे सैलरी है। और ये क्या था? एक्सेप्ट सैलरी। अच्छा, पेमेंट किसको करनी है? पेमेंट आउटसाइड इंडिया हो रही हो या फिर टू अ नॉन रेजिडेंट हो रही हो। ध्यान दीजिए, पहले मैंने लिखा पेमेंट आउटसाइड इंडिया हो रही हो। जब मैं ये बोल रहा हूं पेमेंट आउटसाइड इंडिया हो रही है तो किसको? किसी को भी, चाहे रेजिडेंट को हो रही हो चाहे नॉन रेजिडेंट को हो रही हो। फिर हमने बोला कि टू अ नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ? अरे चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो। हम पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया किसी को भी, या हम पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो पेमेंट कहीं भी हो रही हो। इन इंडिया में हम पेमेंट कर रहे हैं या आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात। इफ आई एम मेकिंग अ पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट और आई एम मेकिंग अ पेमेंट आउटसाइड इंडिया, if I am making a payment to a non-resident, whether the payment is being made in India or not is immaterial. If I am making payment outside India, then the person is resident or non-resident is immaterial. तो अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं नॉन रेजिडेंट को या फिर आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहा हूं तो ये कवर होता है सेक्शन 40A1 से, अदर देन सैलरी के केस में, और सैलरी के केस में सेक्शन 40A3 से। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं रेजिडेंट को इन इंडिया, रेजिडेंट को वो भी इन इंडिया, तो चाहे कोई भी पेमेंट हो इंक्लूडिंग सैलरी, इट इज कवर्ड बाय सेक्शन 40A1A। क्लियर है सबको? अब मैं एक काम करता हूं, आपसे जरा पूछता हूं, आप बताइए कौन से सेक्शन से कवर होगा। जस्ट टेल मी द सेक्शन, ठीक है। आई एम टेलिंग यू द पेमेंट, मैं आपको पेमेंट बताऊंगा और आप मुझे सेक्शन बताएंगे। स्टार्ट करें गेम को। चलिए बताइए, मैं पेमेंट कर रहा हूं नॉन रेजिडेंट को
आउटसाइड इंडिया रेंट का, नॉन रेजिडेंट को, वो भी आउटसाइड इंडिया, किराए की पेमेंट कर रहे हैं, कौन से सेक्शन से कवर होगा? नॉन रेजिडेंट या फिर आउटसाइड इंडिया पेमेंट होती है, ठीक है, अदर देन सैलरी अगर हो रही है तो सेक्शन 40A(1) से कवर होगा ना? बताइए, हम रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया किराए का, अब तो भी सेक्शन 40A(1) से कवर होगा। 40A(1) क्या कहता है? आउटसाइड इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट। आउटसाइड इंडिया पेमेंट हो रहा है ना, आउटसाइड इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे और वर्ड है, आउटसाइड इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट। तो आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं, तो अब चाहे रेजिडेंट को दे चाहे नॉन रेजिडेंट को दे, फर्क नहीं पड़ेगा। आउटसाइड इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट को अगर पेमेंट किया जाता है तो ये कवर होता है सेक्शन 40A(1) से। अब यहीं पे मैं कह दूं रेजिडेंट और इन इंडिया किराए की पेमेंट, अब कवर होगा सेक्शन 40A(1)(a) से। अच्छा जल्दी बताइए, अगर मैं यहां पे कर दूं नॉन रेजिडेंट इन इंडिया किराए की पेमेंट, अब नॉन रेजिडेंट इन इंडिया किराए की पेमेंट किससे कवर होगा? 40A(1) से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा एक बात बताइए, हम पेमेंट कर रहे हैं रेजिडेंट इन इंडिया सैलरी की, रेजिडेंट इन इंडिया को जो पेमेंट हो रही है, चाहे वो सैलरी की हो रही हो या किसी भी चीज की हो रही है, सारा का सारा 40A(1) से ही कवर होता है। देखिए रेजिडेंट इन इंडिया जो था 40A(1) में, रेजिडेंट इन इंडिया, इसमें कौन सी पेमेंट हो रही है ये बात नहीं लिखी है, कोई भी पेमेंट हो रही हो 40A(1) से ही कवर्ड है। लेकिन अगर हम इस रेजिडेंट की जगह नॉन रेजिडेंट लिख दें, भले ही इन इंडिया लिख रहे हैं, सैलरी की पेमेंट, तो नॉन रेजिडेंट या आउटसाइड इंडिया, नॉन रेजिडेंट या फिर आउटसाइड इंडिया और सैलरी की पेमेंट हो तो दिस इज कवर्ड बाय सेक्शन 40A(3). मान लीजिए यहां रेजिडेंट है लेकिन ये आउटसाइड इंडिया कर दिया, आउटसाइड इंडिया, and the payment is of salary, by which section it would be covered? section 40A(3). सबको क्लियर है? चलिए अब एक बात समझिए, अगर आप नॉन रेजिडेंट का टीडीएस नहीं काटते हो, मतलब टीडीएस से रिलेटेड नॉन रेजिडेंट के केस में डिफॉल्ट करते हो, तो सरकार आपका 100% खर्चा डिसअलाउ कर देती है। अगर टीडीएस से रिलेटेड हम डिफॉल्ट किए नॉन रेजिडेंट या आउटसाइड इंडिया के केस में, मतलब हम पहले इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर यहां पे आप टीडीएस से रिलेटेड डिफॉल्ट किए तो पूरा खर्चा डिसअलाउ कर देगी। मान लीजिए नॉन रेजिडेंट को हमें 1 लाख रुपए का किराया देना था, टीडीएस का 1 लाख रुपए का किराया देना था नॉन रेजिडेंट को, और टीडीएस से रिलेटेड हम कुछ डिफॉल्ट कर दिए। उसमें क्या डिफॉल्ट होता है सब पढ़ेंगे अभी। टीडीएस से रिलेटेड कुछ डिफॉल्ट कर दिए तो 1 लाख रुपए का पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब मेरी इनकम को 1 लाख रुपए से बढ़ा दिया जाएगा। वो जो खर्चा हम चार्ज किए थे किराए का वो डिसअलाउ हो जाएगा, तो जो भी मेरा प्रॉफिट था उसको 1 लाख रुपए से बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम रेजिडेंट के केस में कोई नॉन कंप्लायंस कर देते हैं, रेजिडेंट के केस में कोई डिफॉल्ट कर देते हैं टीडीएस का, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ 30% खर्चा डिसअलाउ होता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का किराया था, टीडीएस का कुछ डिफॉल्ट हो गया मुझसे, तो 1 लाख रुपए मेरी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ 30,000 रुपए जोड़ा जाएगा। 30% डिसअलाउ होता है, राइट। तो मैं आपको क्या सिखाना चाहता था, यहां ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंट के केस में और स्ट्रिक्ट है। तो आप पूछेंगे सर नॉन रेजिडेंट के केस में गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट क्यों हो रही है? अगर नॉन रेजिडेंट को हम पेमेंट दे रहे हैं तो स्ट्रिक्टनेस और क्यों है, मेरे ऊपर क्यों है? एक्चुअली वो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि राज अग्रवाल, अगर तुम एक नॉन रेजिडेंट का टीडीएस नहीं काटते हो तो हम उसको दबोचने के लिए कहां जाएंगे, वो इंडिया के बाहर का है, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है राज अग्रवाल, तुम उसका टीडीएस नहीं काटे हो, अब इनकम टैक्स लेने के लिए हम उससे सिंगापुर, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जाएं। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेरे ऊपर चाबुक ज्यादा तेज चला रही है, कह रही 100% डिसअलाउ कर देंगे, होश में रहना अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो। अच्छा, अगर हम रेजिडेंट को पेमेंट करते हो टीडीएस का डिफॉल्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं राज अग्रवाल, कोई बात नहीं है, वो रेजिडेंट है ना, इंडिया में ही है ना,
मैं मोदी हूं, ऐसे बोलती है सरकार, ठीक है, दबोच लेंगे उसका गला। इंडिया का ही है ना, रेजिडेंट का टैक्स काटना भूल गए थे, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, ठीक है, वो इंडिया का ही है, उसको तो तुरंत दबोच के निकाल लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट हमारा 30% ही डिसअलाउ कर रही है। अब आपको थोड़ा बहुत बात समझ में आ गई होगी कि नॉन रेजिडेंट का टीडीएस नहीं काटते हैं तो गवर्नमेंट चिंता में आ जाती है, ये टैक्स काटा नहीं, वो इनकम लेके इंडिया से चला गया बाहर, अब कहां जाए उसको पकड़ने के लिए। इसलिए मेरा पेच कसती रहती है गवर्नमेंट। अब एक रेजिडेंट का टीडीएस काटना हम भूल जाते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं वहां पे, तो सरकार ज्यादा टेंशन नहीं लेती है, कहती है कोई बात नहीं, वो खुद इंडिया का है, उसको तो किसी भी कोने से दबोच लेंगे, किसी भी गली से खोज के निकाल लेंगे, राइट। लेकिन फिर भी डिसअलाउ करती है, हाँ, कहती है होश में क्यों नहीं रहते हो, 30% डिसअलाउ हो जाएगा तुम्हारा। आइए शुरू करते हैं सेक्शन को। स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस अंडर द एक्ट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, मतलब और कोई भी पेमेंट जो पाने वाले के लिए क्या है, इनकम, पेबल आउटसाइड इंडिया और पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट। आउटसाइड इंडिया पेबल है या फिर टू अ नॉन रेजिडेंट पेमेंट है। इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द एसएससी, दैट इज द पेयर, जो पैसा देने वाला है, इज सपोज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 195। कह रहा है अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना तो टीडीएस काटना है। ध्यान रखना कौन सी 3 कंडीशन। पहला, द अमाउंट पेड इज इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और एनी अदर सम अदर देन सैलरी। कह रहा है सैलरी के अलावा कोई भी पैसा आप पे कर रहे हो, ठीक है। द एफोर्सेड अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट इन द हैंड्स ऑफ रेसिपेंट, और वो पैसा सामने वाले के लिए इनकम है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। समझे क्या क्या बोला? बोला कि राज अग्रवाल तुम पैसा दे रहे हो, किस बात का? सैलरी के अलावा कोई पैसा दे रहे हो, ठीक है। कैसा पैसा दे रहे हो? ऐसा पैसा दे रहे हो जो पाने वाले के लिए इनकम है। तीसरी बात, ये पैसा कहां दे रहे हो? आउटसाइड इंडिया दे रहे हो या फिर नॉन रेजिडेंट को दे रहे हो? कह रहा आउटसाइड इंडिया दे रहे हो चाहे किसी भी पर्सन को, और अगर इन इंडिया दे रहे हो तो टू अ नॉन रेजिडेंट। तो हम बस ऐसे याद रखाते हैं, आपको याद रखने को कहते हैं आउटसाइड इंडिया याद कर लो, नॉन रेजिडेंट याद कर लो, कि अगर पेमेंट हो रही है आउटसाइड इंडिया या फिर पेमेंट किसको हो रही है? टू अ नॉन रेजिडेंट, ठीक है। पेमेंट कौन सी हो रही है? जो पाने वाले के लिए इनकम है, तो आपको टीडीएस काट लेना है। If the above 3 conditions are satisfied, the SSC, the payer is supposed to deduct the tax at source and deposit the same with the government within the time limit specified by section 200 subsection 1. कहता है कि अगर ऐसा है तो आपको टीडीएस काट लेना है और 200 सबसेक्शन 1 की टाइम लिमिट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो टैक्स जमा भी कर देना है। 200 सबसेक्शन 1 की टाइम लिमिट क्या है देख लीजिए। अगर अप्रैल से लेके फेब में आपने टीडीएस काटा है, अगर अप्रैल महीने से लेके फेब महीने में आपने टीडीएस काटा है तो अगले महीने की 7 तारीख को टीडीएस जमा कर दो। मतलब अगर आपने अप्रैल में टीडीएस काटा है तो कब जमा कर दें? 7 मई को। मई में टीडीएस काटा है तो कब जमा कर दें? मई में टीडीएस काटा है तो 7 जून को। जून में टीडीएस कभी भी काटा है तो 7 जुलाई को, ठीक है। मार्च महीने में अगर टीडीएस काटा है तो अगले महीने की 7 तारीख नहीं होती है, अगले महीने की 30 तारीख होती है, यानी अप्रैल 30 तक टीडीएस जमा कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर मार्च में ज्यादा समय क्यों मिल रहा है? भाई फरवरी में अगर टीडीएस काटे हैं तो 7 मार्च तक जमा करना है, लेकिन मार्च में टीडीएस काट रहे हैं तो 7 अप्रैल तक नहीं 30 अप्रैल तक जमा करना है। क्यों ऐसा है? बेसिकली आपको भी पता है कि फाइनेंशियल ईयर मार्च महीने में क्लोज होता है, और क्या आपको ये मालूम है कि मार्च महीने में हम खोज के निकालते हैं कि किसका किसका पेबल है, क्योंकि बैलेंस शीट में अपनी लायबिलिटी दिखानी है, ठीक है। तो हम जब मार्च महीने में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको गुड्स और सर्विसेज दे के गए थे, पैसा मांगते ही नहीं है, कहते हैं भाई राज अग्रवाल से क्या पैसा मांगना पड़ा है, जब जाएंगे तब तुरंत गिन देंगे पैसा, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे गुड्स के सर्विसेज के सप्लायर हैं जो सर्विस दे के गुड्स दे के बैठे हुए थे, कभी पैसा मांगने आए ही नहीं। लेकिन मेरी आदत है कि 31 मार्च को हमको अपनी बैलेंस शीट पीएल बनाना है, ठीक है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना क्लोज करना है, तो मैं सबको चिट्ठी लिखवा के पूछवाता हूं कि बताओ भाई किसी का पैसा बाकी है क्या? तो बहुत सारे लोग बताते हैं हाँ भाई मैंने ये सर्विस दी थी, ये गुड्स दिया था, इसका पैसा बाकी है। तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कि यस दीज आर द अमाउंट्स व्हिच आर पेबल। तो मार्च महीने में क्या होता है कि बहुत सारी आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है जिसका आपको टीडीएस काट के जमा करना है। सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन
ऑन विच टीडीएस वुड बी एप्लीकेबल इज मोर, इसलिए गवर्नमेंट आपको ज्यादा समय दे देती है 30 अप्रैल तक का। टीडीएस काटना ही कब होता है? टीडीएस काटना ही कब होता है? डिपॉजिट तो आपको समझ में आ गया कि अगले महीने की 7 तारीख को डिपॉजिट कर देना है। काटना कब है? When is TDS liable to be deducted? कब काटना है भाई? तो लिखिए कब काटना होता है। ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू और पेमेंट में से जो पहले हो गया टीडीएस काट लेना है। क्या मतलब है इसका? हम किराए का खर्चा हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू कराते हैं और पे करते हैं अगले महीने की 5 तारीख को। कैसे करते हैं किराया ड्यू? कब करते हैं किराया ड्यू? हर महीने की आखिरी तारीख को। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अगस्त का किराया होगा तो हम ड्यू कराएंगे 31 तारीख को, 31/8 मान लीजिए 31/8/2020, अगस्त 2020 की बात है। इस दिन मैंने टीडीएस, इस दिन मैं रेंट को ड्यू कराता हूं, तो एंट्री क्या करता हूं? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल 50,000 रुपया, बीइंग rent payable for the month of August 2020। फिर पे कब करते हैं? अगले महीने की 7 तारीख को, तो 7/9/2020 को हम एंट्री करेंगे रेंट पेबल डेबिट टू बैंक, होगा 50,000 रुपया। अब टीडीएस किस दिन काटना है? क्या बोलती है गवर्नमेंट? कहती है ड्यू करा रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, जो पहले हो गया। ड्यू पहले हुआ है तो यहीं पे टीडीएस काट लेना है। मान लेते हैं टीडीएस का रेट 10% है, मान लीजिए आप। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल टू यहां पे आ जाना चाहिए था टीडीएस पेबल, टू टीडीएस पेबल। रेंट तो 50,000 का खर्चा है, लेकिन रेंट पे हम 50,000 नहीं करेंगे, 45,000 करेंगे और 5,000 रुपया सरकार को देंगे, टीडीएस पेबल है। तो 7 तारीख को रेंट पेबल जो आपका पे होगा वो 45,000 ही होगा। ये समझ में आ रही है बात? और अगले महीने की 7 तारीख को टीडीएस भी जमा करने की डेट है। ठीक है, तो 7/9/20 को ही आप पे कर दीजिएगा टीडीएस भी, एंट्री कीजिएगा टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। 7 तारीख के पहले पहले करना है, कभी भी कर लीजिए, 5,000 रुपया। समझ में आया सबको कि टीडीएस कब काटा जाता है? ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब मान लीजिए ड्यू तो होगा 31 तारीख को, जो मेरा लैंडलॉर्ड है वो बोलने लग गया कि इस बार किराया थोड़ा जल्दी दे देंगे क्या? तो मैंने कहा कि ठीक है भाई ले लीजिए। मैंने 10 दिन पहले ही किराया दे दिया, इस बार 20 अगस्त को ही दे दिया। तो 20 अगस्त को भले हम उसको किराया दे देंगे, टीडीएस काटेंगे कब? 31 अगस्त को? बोलिए। नहीं, क्योंकि अब यहां पे ड्यू बाद में हो रहा है, पेमेंट पहले हो गया। तो जब पेमेंट करेंगे तभी टीडीएस काट लेंगे। दिखाऊं एंट्री? अब देखेंगे, मानेंगे थोड़ी ना। 20/8/20 को मैंने रेंट पे कर दिया। ठीक है, और ड्यू कब होगा? 31/8/20 को। बताइए, पे कर देंगे रेंट तो एंट्री क्या करेंगे? एडवांस रेंट डेबिट टू बैंक, यही होता है। और 31 तारीख को हम एंट्री क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे? एडवांस रेंट। भाई ये एडजस्ट हो गया, जो एडवांस रेंट मैंने दिया था। अब रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल नहीं होगा, एडवांस रेंट से एडजस्ट हो जाएगा, पहले ही पे कर चुके हैं ना। तो ड्यू कब हो रहा है? ड्यू तो हो रहा है 31/8 को। पे कब हुआ? पे पहले ही हो गया। तो जब पे हुआ था ना, तभी टीडीएस कट जाना चाहिए था, यानी एंट्री इसी दिन टीडीएस पेबल की आ जानी चाहिए थी, टू टीडीएस पेबल। तो एडवांस रेंट जो है वो तो 50,000 रुपये का हो रहा है,
लेकिन हम उसको देंगे 45,000 रुपया और 5,000 रुपये का टीडीएस पेबल हो जाएगा। अब रेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू एडवांस रेंट 50,000 होगा और ये 5,000 रुपये हम अगले महीने की 7 तारीख को पे करेंगे, यानी कि 7/9/20 को। टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। बताइए सबको क्लियर है? ठीक है ना ये बात? तो टीडीएस कटता कब है? ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और जमा कब होता है? अगले महीने की 7 तारीख को। अब आइए जानते हैं दूसरी बात कि टीडीएस का डिफॉल्ट क्या है फॉर डिसअलाउंस अंडर पीजीबीपी। आपको ये क्या बोल रहे हैं सर, ठीक से बोलिए। एक्चुअली अगर आप अगले महीने की 7 तारीख को नहीं जमा करते हो तो टीडीएस का डिफॉल्ट तो है, लेकिन इस डिफॉल्ट की, इस गलती की पनिशमेंट यहां नहीं मिलेगी। इस गलती की पनिशमेंट टीडीएस आपको अलग से देगा। अगर आप टीडीएस की गलती करते हो, तो पनिशमेंट 2 जगह मिलती है। एक तो टीडीएस खुद देगा आपको उस गलती की पनिशमेंट, दूसरा पीजीबीपी भी देगा। पीजीबीपी ये कहता है कि भैया तुमने टीडीएस पे अगर कोई डिफॉल्ट किया तो हम खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पढ़ा ना कि अगले महीने की 7 तारीख को टीडीएस जमा कर देना है, ठीक है। टीडीएस काटना कब है? ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे काटना है। तो अगर आपने नहीं काटा, आपने नहीं पे किया, तो टीडीएस की नॉन कंप्लायंस की टीडीएस भी सजा देगा। टीडीएस आपसे ब्याज व्याज वसूलेगा। इसके प्रोविजन अलग हैं, आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, बहुत अंत में कोर्स के पढ़ेंगे। अभी हम पीजीबीपी पढ़ रहे हैं। पीजीबीपी में भी कुछ डिफॉल्ट्स हैं टीडीएस से रिलेटेड, जिन डिफॉल्ट्स की सजा के रूप में आपको क्या मिलता है कि आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। तो आइए पीजीबीपी के लिए क्या डिफॉल्ट है ये जानते हैं। पीजीबीपी के लिए डिफॉल्ट क्या है सुनिए। टीडीएस डिफॉल्ट में भी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। 2 डिफॉल्ट हो सकता है। पहला डिफॉल्ट, टीडीएस इज डिडक्टेबल एट सोर्स। टीडीएस आपको काटना था बट द एसईसी हैज नॉट डिडक्टेड इट, लेकिन आपने नहीं काटा ऑन द डेट इट वाज सपोज्ड टू बी डिडक्टेड। जिस दिन आपको टीडीएस काटना था उस दिन आपने टीडीएस नहीं काटा। जिस दिन आपको टीडीएस काटना था उस दिन आपने टीडीएस नहीं काटा, तो कहता है डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट कर दिया, अब आप गलती कर दी, अब सजा मिलेगी। पीजीबीपी में क्या सजा होती है? पीजीबीपी में जो खर्चा, जिसका टीडीएस आपने नहीं काटा है ना, वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरा डिफॉल्ट क्या है? टीडीएस इज डिडक्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में कभी भी आपने टीडीएस काटा है, but is not deposited on or before the due date of submission of return of income under section 139(1). लेकिन रिटर्न जमा करने की पहले आपने उस टीडीएस को जमा नहीं किया। देखिए क्या कहता है, कहता है डिफॉल्ट नंबर 2 क्या है कि प्रीवियस ईयर 20-21 में आपने टीडीएस काटा है, कभी भी काटा है, तो इसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होती है? आरओआई की डेट क्या होगी 139(1) के हिसाब से? या तो होगी 31 जुलाई 2021 या फिर होगी 30/9/2021। ऑडिट वाले केस में 30/9 होगी और बिना ऑडिट वाले केस में 31 जुलाई होगी। ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं बिना ऑडिट वाला केस है। बिना ऑडिट वाला केस है तो इसको हटा देते हैं, ये ड्यू डेट है। तो कहता है पूरे 20-21 महीने में, 20-21 साल में कभी भी आपने टीडीएस काटा और जमा इस डेट तक नहीं किया, यानी अप्रैल 2020 का टीडीएस, अप्रैल 2020 का टीडीएस अगर आपने मान लीजिए अगले महीने की 7 तारीख नहीं, अगले साल की 7 तारीख को जमा कर रहे हो, 7 मई 2021 को जमा कर रहे हो, इस दिन डिपॉजिट हो रहा है, क्या डिफॉल्ट हुआ है? पीजीबीपी के लिए डिफॉल्ट हुआ है? आंसर इज नो, डिफॉल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जमा करने के लिए कह रहा है पूरे प्रीवियस ईयर में कभी भी टीडीएस काटे हो तो रिटर्न के पहले पहले जमा कर दो। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो है ना, उसके पहले पहले जमा कर दो तो डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट कब है? अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी जमा नहीं किया। काटने के लिए क्या बोल रहा था? कह रहा था जिस दिन टीडीएस काटना है उस दिन अगर आपने नहीं काटा तो डिफॉल्ट हो गया।
लेकिन पे करने के लिए इतना रिजिड नहीं है। कह रहा है कि अगर आपने पे रिटर्न जमा करने तक भी कर दिया ना तो भी चलेगा। समझ में आ रही है सबको बात? चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ड्यू की डेट देता हूं, पेमेंट की डेट देता हूं, ठीक है, और डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस देता हूं और डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस देता हूं। आप बताना कोई डिफॉल्ट हुआ है क्या, और डिफॉल्ट हुआ है तो कौन सा हुआ है। डिफॉल्ट नंबर 1 क्या है, जिस दिन टीडीएस काटा था उस दिन टीडीएस नहीं काटा। डिफॉल्ट नंबर 2 क्या है कि आपने रिटर्न जमा करने के पहले पहले, रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके पहले पहले टीडीएस जमा नहीं किया। मान लीजिए ड्यू हुआ है एक पेमेंट 30/8/20 को, इसकी पेमेंट हुई है 12/9/20 को, ठीक है। डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, आपने टीडीएस काटा है, आपने टीडीएस काटा है 12/9/20 को और जमा किया है 7/10/20 को। कोई डिफॉल्ट है क्या, कोई डिफॉल्ट है क्या? बताइए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहला डिफॉल्ट कैसे चेक किया जाता है। टीडीएस जिस दिन कटना था उसी दिन कटा कि नहीं। टीडीएस कब कटना चाहिए, ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जल्दी बोलिए। टीडीएस कब कटना चाहिए, ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू कब हुआ है 30/8 और पेमेंट कब हो रहा है 12/9, अर्लियर क्या है 30/8, इस दिन टीडीएस कटना चाहिए था। कटा कब है 12/9/20 को, लेट कट गया, डिफॉल्ट नंबर 1 हो गया, डिफॉल्ट नंबर 1 हो गया, हो गया, पाप हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 30/8/20 को ड्यू था, पेमेंट था 12/9/20 को, आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया 30/8/20 को और पे कर दिया है 20/10/20 को। जब देखिए और बताइए डिफॉल्ट हो रहा है क्या, इज देयर एनी डिफॉल्ट? बताइए। इज देयर एनी डिफॉल्ट? यस, टीडीएस कटा तो सही समय पे है, जिस दिन कटना था उसी दिन कटा है। ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर पे कटना चाहिए था तो ड्यू पे कटना चाहिए था, ड्यू पे कट रहा है। लेकिन पेमेंट होना चाहिए था अगले महीने की 7 तारीख को। क्या अगले महीने की 7 तारीख को पे हुआ है? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगले महीने की 7 तारीख को हुआ है कि नहीं। पता है पेमेंट का डिफॉल्ट कब होता है? देखिए अगले महीने की 7 तारीख को पे नहीं होगा ना तो टीडीएस ब्याज वाज लेगा अपना। जो टीडीएस का कानून है वो एक अलग विषय है। पीजीबीपी में डिफॉल्ट क्या है? पीजीबीपी में डिफॉल्ट नंबर 1 होता है जिस दिन कटना चाहिए था उस दिन कटा कि नहीं, जिस दिन कटना चाहिए था उस दिन नहीं कटा तो ये डिफॉल्ट है। और पेमेंट के लिए आपको समय मिल जाता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रीवियस ईयर 20-21 की बात हो रही है। टीडीएस प्रीवियस ईयर 20-21 में कटा है तो 20-21 की रिटर्न की डेट है 31 जुलाई 2021। 31 जुलाई 2021 तक जमा हो सकता था, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उससे पहले ही जमा हुआ है। 31 जुलाई 2021 तक हो सकता था, ये तो 2020 में हो गया। देयर इज नो डिफॉल्ट। आया मजा? कोई गलती नहीं है। बताइए टीडीएस काटना था 30/8/20 को, 12/9/20 को हमने पेमेंट कर दी, हम टीडीएस काटे ही नहीं है।
लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मैंने टीडीएस काटे बिना उसकी पेमेंट कर दी, मेरे हाथ पांव फूल गए। आप कहोगे सर हाथ पांव क्यों फूल गए, खर्चा ही तो डिसअलाउ होता है। आप कहोगे सर खर्चा ही तो डिसअलाउ हो जाता है ना, इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स ज्यादा लग जाएगा, सर आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? दे दीजिएगा थोड़ा सा ज्यादा, 50,000 रुपए की मान लीजिए पेमेंट थी ये, ठीक है, तो 50,000 रुपया से इनकम बढ़ जाएगी तो 15,000 रुपया टैक्स लग जाएगा, दे देंगे। हाथ पांव क्यों फूल गए आपके? एक्चुअली अब ये समझिए, पीजीबीपी अपनी अलग सजा देता है, टीडीएस अपनी अलग सजा देता है। टीडीएस क्या सजा देगा, आपको सुन के हैरत होगी। आपको लगेगा कि सरकार हमारी व्यापारियों के साथ क्या क्या कर रही है। गवर्नमेंट टीडीएस की नॉन कंप्लायंस करने पे जो टीडीएस में सजा है वो है जेल तक की। एक बात बताइए, जेल जाना पसंद करेंगे क्या? नहीं। टीडीएस नहीं काटे तो हम भी कहे कि चलो कोई बात नहीं, मैंने 50,000 रुपया सामने वाले को दे दिया, उसका टैक्स काटना भूल गए, हम अपनी जेब से जमा कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, 12/9 को मैंने पार्टी की पेमेंट कर दी, टीडीएस काटना भूल गए थे, लेकिन 13/9 को हम अपनी जेब से सरकार को जमा कर दिए। टीडीएस नहीं काटे हैं लेकिन सरकार को दे दिए। एक बात बताइए, ये सारी पेमेंट किसको हो रही है? भूलिएगा नहीं, ये हम लोग सेक्शन 41 पढ़ रहे हैं, पेमेंट इज बीइंग मेड टू अ नॉन रेजिडेंट या फिर आउटसाइड इंडिया अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी। द पेमेंट इज बीइंग मेड टू अ नॉन रेजिडेंट या फिर आउटसाइड इंडिया। जस्ट टेल मी नाउ, क्या यहां पे डिफॉल्ट हो गया है? क्या सरकार मुझे सजा देगी? अरे हम काटना भूल गए थे लेकिन सरकार तुमको टैक्स मिला ना, हमने अपनी जेब से दे दिया है, क्या सजा मुझे अभी भी मिलेगी पीजीबीपी में? यस, डिफॉल्ट नंबर 1 हो गया है। गवर्नमेंट कह रही है टीडीएस काटना था, तुमने काटा कहां? गवर्नमेंट कह रही है भिखारी थोड़ी ना है, पैसा ले लेती है वो एक अलग विषय है, लेकिन कहती है भिखारी थोड़ी ना है कि पैसे मुंह पे मार दिए तो तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। गलती की होगी नहीं, टीडीएस काटना था, काटे नहीं हो। तो आप कहोगे सर टीडीएस काटना था, ठीक है, अभी भी अगर डिफॉल्ट हो ही गया है तो आपने जमा क्यों कर दिया? एक बात सही है भाई कि अगर अभी भी सरकार कह रही है डिफॉल्ट हो गया है तो फिर जमा क्यों किए? नहीं करते फिर जमा, तो ये तो एग्जांपल गलत है सर आपका, क्यों जमा किए आप? तो आइए आपको बताते हैं। देखिए डिफॉल्ट 1 जो हो रहा है वो पीजीबीपी का हो रहा है, उससे खर्चा डिसअलाउ होगा, खर्चा डिसअलाउ होने से इनकम बढ़ेगी, टैक्स ज्यादा लगेगा, टैक्स ज्यादा हम देने को तैयार है भाई, जेल नहीं जाना है इसलिए दिए हैं। दिए पैसा क्यों है? जेल नहीं जाना है इसलिए। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मैं फिर से रिपीट करता हूं, टीडीएस की जो सजा होती है वो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बात कर रहा था। देखिए उस पर फोकस नहीं करना है, फोकस अभी पीजीबीपी पे करना है। और पीजीबीपी ये कहता है कि टीडीएस जिस दिन कटना चाहिए था उस दिन कटना जरूरी है, और पे होने के लिए हम आपको समय देते हैं रिटर्न फाइलिंग तक का। क्लियर है सबको? आइए आगे पढ़ते हैं। अब जब कोई गलती हो जाती है, 2 तरीके की गलती है, एक ना काटना, दूसरा ना जमा करना। इसके बाद अब आता है किस गलती की माफी है। गवर्नमेंट कहती है गलती नंबर 1, न काटने की कोई माफी नहीं है। गलती नंबर 2, न जमा करने की माफी है। अगर आप जमा नहीं करते हो रिटर्न तक भी तो भी टेंशन की बात नहीं है, मत जमा करो, कोई बात नहीं, खर्चा तो अभी डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन जिस साल जमा कर दोगे उस साल हम तुमको अलाउ कर देंगे। आप समझ पाए क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हम टीडीएस काट तो दिए थे लेकिन जमा नहीं किए, तो सरकार मेरी इनकम बढ़ा देगी, भाई खर्चा डिसअलाउ करके इनकम बढ़ा देगी, लेकिन जिस साल भी हम पे कर देंगे, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, देखिए कितनी प्यारी है गवर्नमेंट हमारी, फिर ये कोई बात नहीं राज, अगर तुम 50 साल बाद जमा कर देना, जिस साल जमा करोगे उस साल तुमको अलाउ कर देंगे, यानी इनकम 50,000 रुपए से कम कर देंगे, मतलब जो भी पेमेंट थी, जितना वो डिसअलाउ हुआ था ना उतना आज अलाउ कर देंगे हम। लेकिन अगर काटने में 1 दिन भी लेट किए तो तुम्हारा गला काट देंगे। आ रही बात समझ में? अब आप एक बात समझिए,
आप कहोगे सर ये क्या मजाक हो रहा है, हम काट के सरकार का पैसा, हम मतलब सामने वाले का पैसा काट लिए और सरकार को नहीं दे रहे हैं, सरकार को खुन्नस नहीं हो रही है हमसे? भाई टैक्स के नाम का पैसा काटे हैं तो ये तो गवर्नमेंट का पैसा होता है ना, काट के अपने पास रखे हैं, गवर्नमेंट को कोई खुन्नस नहीं है, और हम काटना भूल गए तो गवर्नमेंट ने गला दबाने को उतारू है। ये हो क्या रहा है, ये कानून ऐसा क्यों बना है? आइए इस बात को समझिए। जब आप किसी नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काटते नहीं हो तो गवर्नमेंट को तभी गुस्सा आता है, कहती है वो इंडिया के बाहर वाले बंदे का तुम टीडीएस नहीं काटे। अब हम उसको कहां खोजने जाएं, कहां से पकड़े उसको, कैसे उससे टैक्स वसूले? वो इनकम कमाया, कमा के निकल गया, तुम उसका टैक्स क्यों नहीं काटे? लेकिन अगर हम काट के रख लेते हैं और नहीं देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट निश्चिंत है, कह रही है तुम कहां जाओगे, तुम तो इंडिया में हो ना, तुमसे तो दबोच के कभी भी निकाल लेंगे। तुमको बात समझ में आई कि जब हम नहीं काट रहे हैं तो दिक्कत है गवर्नमेंट को, काटे क्यों नहीं, कमा के चला गया इंडिया से, कहां पकड़ने जाए हम उसको? लेकिन काट के अगर हम रखे हैं तो गवर्नमेंट कह रही है तुम कहां जाओगे, हमसे पूछ रही है राजगोपाल तुम कहां जाओगे, हम भी कहते कहां जाएंगे, सही बात है, रहेंगे तो यहीं, तो गवर्नमेंट कह रही है कभी भी दबोच लेंगे तुमको, तो अभी नहीं दिए, साल भर बाद दे देना, 2 साल बाद दे देना, जब मर्जी है, तुम दोगे नहीं तो जाओगे कहां, रहोगे तो यही ना, कभी भी दबोच लेंगे तुमको, और फिर ब्याज तो तुम दे ही रहे हो, टेंशन क्या है, लेट कर रहे हो तो ब्याज तो तुमसे वसूल ही रहे हैं, और जिस दिन गुस्सा आएगा उस दिन गला भी दबोच देंगे तुम्हारा, तो पूरा निकाल दोगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस इफ द टैक्स इज डिपॉजिटेड सब्सिक्वेंटली, अगर आप टैक्स लेट में जमा करोगे तो क्या होगा? सरकार कहेगी कोई बात नहीं, जब जमा कर दोगे तब अलाउ कर देंगे। If the above expenditure is not allowed in the current year, deduction will be available while computing the business income of the subsequent previous year, in which such tax will be paid. जिस साल पे करोगे उसी साल अलाउ कर देंगे। That is on the year in which tax deducted by the SSA will be paid to the government. कितनी प्यारी सरकार। आओ समझाते हैं तुम्हें। ये हम लोग नॉन रेजिडेंट या फिर आउटसाइड इंडिया की बात कर रहे थे, ठीक है ना? जो भी एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें सेक्शन जरूर लिख लीजिएगा, सेक्शन 41 की बात हो रही थी यहाँ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है? आपसे पूछूंगा डेट ऑन विच टीडीएस इज supposed to be deducted. मतलब समझे इसका, टीडीएस कब कटना चाहिए था, डेट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेड, किस दिन कटा ये बताएंगे, ठीक है? ठीक है, और फिर बताएंगे डेट ऑन विच TDS is deposited. Date on which TDS is deposited. और इसके बेसिस पे आप बताओगे previous year in which expense is allowed. किस previous year में खर्चा अलाउ होगा? TDS मुझे काटना था 15/9/20 को, मैंने काटा है 15/9/20 को, और मैंने जमा किया है 1/4/21 को। कौन से प्रीवियस ईयर में खर्चा अलाउ हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, जिस ईयर का खर्चा होता है ना उसी ईयर में अलाउ होता है, ठीक है? जिस भी ईयर का खर्चा होता है, और किस ईयर का खर्चा होगा कैसे पता चलेगा? भाई जिस ईयर में टीडीएस कटना था उसी ईयर का खर्चा होगा ना, ठीक है? क्योंकि जिस टीडीएस कब कटता है, ड्यू और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है? तो कौन से प्रीवियस ईयर में खर्चा अलाउ होना चाहिए? तो इसके लिए हम कैसे देखेंगे, खर्चा जिस प्रीवियस ईयर का है उसी में अलाउ हो जाता है, लेकिन अगर डिफॉल्ट हुआ है तो अलाउ नहीं होता है। और डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर जिस दिन कटना था उस दिन काटे नहीं, या फिर जिस दिन और या फिर रिटर्न जमा करने तक पे किए नहीं, ठीक है? पेमेंट में तो एक अच्छी बात यह है कि पेमेंट अगर लेट से करोगे तो जिस ईयर में करोगे उस साल अलाउ हो जाएगा,
तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है। पहले हम लोग चेक करते हैं क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है। एक बीच में कॉलम बनाते हैं डिफॉल्ट का भी। कोई डिफॉल्ट अगर हुआ है तो यहां पे लिखेंगे हम लोग जिस दिन कटना था उस दिन कटा। हाँ। क्या पेमेंट रिटर्न के पहले पहले हो गया? हाँ। प्रीवियस ईयर 20-21 की रिटर्न कब तक फाइल हो जानी चाहिए? 31 जुलाई 2021, उसके पहले पहले जमा हो गया, देयर इज नो डिफॉल्ट। तो कब अलाउ होगा? प्रीवियस ईयर 20-21। आया मजा? चलिए 15/9 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हम आपको बता दें क्या? यहां पे ड्यू डेट ऑफ आरओआई रख लीजिए 31/7/21, इसके हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। 15/9/20 को टीडीएस काटना था, 15/9/20 को टीडीएस काटे और 1/12/21 को जमा किए। टीडीएस सही समय पे काटे हो? हाँ। जमा सही समय पे किए हो? नहीं, रिटर्न के पहले करना था 31 जुलाई 2021 तक, गलत हो गया, डिफॉल्ट नंबर 2 हो गया। डिफॉल्ट नंबर 1 की तो कोई माफी नहीं होती है। डिफॉल्ट नंबर 1 में डिस अलाउड फॉरएवर हो जाता है। डिस अलाउ हो गया, खेल खत्म। याद रखेंगे, डिफॉल्ट नंबर 1 डिस अलाउड फॉरएवर। डिफॉल्ट नंबर 2 में क्या होता है? डिस अलाउ तो हो जाएगा 20-21 में, लेकिन जब पे किए तब अलाउ हो जाएगा। पे किस प्रीवियस ईयर में कर रहे हो? 21-22 में। 21-22 में अलाउ हो जाएगा। अच्छा, आप कहोगे सर यहां पे भी तो हम 21-22 में ही जमा किए हैं, तो 20-21 में कैसे अलाउ हो गया? बोलना भी मत बेशर्मो, यहां डिफॉल्ट ही नहीं हुआ था ना। अगर डिफॉल्ट होता तब देखते ना किस ईयर में पे किए हो, उस ईयर में अलाउ होगा। डिफॉल्ट हुआ ही कहां? तो फिर जिस साल का खर्चा था उसी में अलाउ हो गया। रिटर्न के पहले पहले जमा कर दिए ना, तो जिस साल का खर्चा था उस साल में अलाउ हो गया। बताइए 15/9/20 को टीडीएस काटना था, मैंने 16/9/20 को टीडीएस काट दिया और 17/9/20 को जमा भी कर दिया सरकार को। मेरे जैसा इंसान मिलेगा आपको? 15 को काटना था, 16 को काट के 17 को गवर्नमेंट को जमा भी कर दिए। इतनी जल्दी रहती है हमको सरकार का पैसा देने की। अब वैसे सच पूछिए तो मेरा नेचर भी ऐसा ही है, मैं आपको बता दूं। गजब का टाइमली डिपॉजिट होता है मेरा टैक्सेस वगैरह। कभी भी आखिरी दिन तक का भी ड्यू डेट से भी पहले पहले डिपॉजिट हो जाता है। ड्यू डेट के बाद का तो गोली मारिए, ड्यू डेट भी गोली मारिए, ड्यू डेट के पहले पहले सरकार को जमा कर देते हैं। शांति रखो भाई तुम। चलिए जल्दी बताइए, कोई यहां कोई डिफॉल्ट हो गया क्या? हाँ हो गया। डिफॉल्ट नंबर 1 काटना था 15 तारीख को, 16 तारीख को काट रहे हो, 17 तारीख को जमा भी कर दिए सरकार को। अलाउ होगा? डिस अलाउड, कभी अलाउ नहीं होगा, ये डिस अलाउड है। देखे, काटना चाहिए था, काटे नहीं, खेल खत्म तुम्हारा। अच्छा बताइए 15/9/20 को टीडीएस काटना था, 15/9/20 को आपने काटा लेकिन अभी जमा नहीं किया है। जमा नहीं किए भाई साहब, जमा नहीं किए तो डिफॉल्ट नंबर 2 हो गया है। ठीक है, अभी तो डिस अलाउ हो जाएगा, अभी तो डिस अलाउड है, लेकिन पेमेंट जब भी करोगे तो अलाउड हो जाएगा। अलाउड ऑन पेमेंट होगा, अलाउड व्हेन पेड। आया समझ में सबको? जैसे ये वाला केस था, इसमें भी तो यही हुआ कि रिटर्न के पहले तक नहीं जमा किया था, तो जब किया तो अलाउ कर दिए हम लोग। ठीक है, कितना डिसअलाउ होता है? 100% ऑफ द एक्सपेंसेस डिसअलाउड, 100% ऑफ द एक्सपेंसेस डिसअलाउड। ठीक है, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 200 सबसेक्शन 1 ये थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। अभी हम लोग आगे वाले सेक्शन पे आए। 40A1 हो गया, 40A1A अब पढ़ेंगे। अब 40A1A पढ़ेंगे। 40A1A ये किसके लिए होता है? ये पेमेंट टू अ रेजिडेंट के लिए होता है इन इंडिया। ठीक है, पेमेंट इज मेड टू अ रेजिडेंट इन इंडिया। और कोई भी पेमेंट, कोई भी पेमेंट, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस कवर्ड है, वॉट एवर पेमेंट यू आर मेकिंग। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली दैट नीड टू बी इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट इंक्लूडिंग सैलरी। अगर आप डिफॉल्ट करोगे यहां पे तो 30% खर्चे का डिसअलाउ होगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का किराए की पेमेंट की है और डिफॉल्ट कर दिए,
कुछ टीडीएस से रिलेटेड डिफॉल्ट कर दिए, तो 1 लाख रुपए डिसअलाउ नहीं होता है, 30,000 डिसअलाउ होता है। ठीक है, डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे, केस 1 का मतलब डिफॉल्ट 1 है। ठीक है, केसेस जो हैं ये डिफॉल्ट है। पहला डिफॉल्ट है टैक्स इज डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। कह रहा है टीडीएस काटना था लेकिन आप प्रीवियस ईयर के अंत तक टीडीएस नहीं काटे। वाह वाह रे गवर्नमेंट कितनी लीनियंट हो गई। कह रहा है कि टीडीएस काटना था लेकिन आप साल के अंत तक नहीं काटे, तब डिफॉल्ट है। मतलब 5 अगस्त को टीडीएस काटना था तो 5 अगस्त को नहीं काटे चलेगा, कब तक काट दो। 5 अगस्त 2020 को अगर टीडीएस काटना था तो कह रहा है 31 मार्च 2021 तक काट सकते हो। डिफॉल्ट कब होगा, टैक्स इज डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, साल खत्म होने तक अगर नहीं काटे तब डिफॉल्ट है। ऐसा कैसे परिवर्तन आ गया, ये हृदय में ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया गवर्नमेंट की। अभी तो कह रही थी कि जिस दिन काटना है उस दिन काटो, और अब कह रही है कि साल के अंत तक कभी भी काट लो। वो इसलिए क्योंकि अब ये पेमेंट आप दे रहे हो रेजिडेंट को, जिसको पैसा दे रहे हो ना वो भी इंडिया का है। गवर्नमेंट कह रही है तुमको तो दबोच ही लेंगे, उसको भी दबोच लेंगे, सब दोनों मेरे कब्जे में हो। ठीक है, और जो हम लोग 41 में पढ़ रहे थे वो क्या था, आउटसाइड इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट था। इसलिए कह रही है कोई बात नहीं, हमसे ऐसे बड़े प्यार से बात कर रही है गवर्नमेंट। कह रही है राज्य को टीडीएस काटना 5 अगस्त को भूल गए थे क्या, कि हाँ साहब भूल गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से काट लो, आराम से काट लो, साल के अंत तक कभी भी काट लेना। मैंने कहा वाह रे दरिया दिल गवर्नमेंट की। ठीक है, अच्छा अब याद करो वहां पे अगर हम टीडीएस नहीं काट रहे थे तो डिसअलाउड हो जा रहा था, मतलब कोई माफी थी उसकी नहीं। यहां पे अगर साल के अंत तक भी नहीं कटेगा ना तो गवर्नमेंट कह रही है रुक जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, इसकी माफी भी है। देखो इधर वाले में ना माफी दी हुई है। वाह, केस 2 पढ़ लेते हैं पहले। केस 2 है टैक्स कटना था और आपने काटा भी है, क्योंकि अगर काटा ही नहीं तो डिफॉल्ट नंबर 1 हो गया ना। टैक्स काटना था और आपने काटा है बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, बट इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। लेकिन रिटर्न जमा करने तक आपने टीडीएस जमा नहीं किया। डिफॉल्ट नंबर 2 सेम है, वहां भी यही था डिफॉल्ट नंबर 2 कि आपने रिटर्न जमा करने के पहले नहीं किया। और डिफॉल्ट नंबर 1 वहां था कि आपने जिस दिन काटा उस दिन जमा नहीं किया, और यहां पे डिफॉल्ट नंबर 1 क्या है कि आपने साल के अंत तक नहीं काटा। वहां पे डिफॉल्ट नंबर 1 की कोई माफी नहीं थी, डिफॉल्ट नंबर 2 की माफी थी कि जब पे कर दोगे तब अलाउ कर देंगे। यहां डिफॉल्ट नंबर 1 की भी माफी है। गवर्नमेंट कह रही है टैक्स इज डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। अगर मान लो आप इस साल नहीं काटे अगले साल काटोगे तो कह रही है ठीक है काट लो, लेकिन काट के जमा भी कर दो। अगर आप काट लिए और काट के जमा कर दिए तो जिस साल काट के जमा करोगे ना उसी साल अलाउ कर देंगे। गवर्नमेंट कह रही है इस साल नहीं काटे कोई बात नहीं, अगले साल काट लेना। अभी तो हम डिसअलाउ कर देंगे 30%, लेकिन अगले साल जब तुम काट के जमा भी कर दोगे ना, देखिए अगले साल सिर्फ काट लोगे तो अलाउ नहीं करेंगे, देखो काट के फिर जमा भी करना पड़ेगा। If tax is deducted in any subsequent year, the expenditure will be deducted in the year in which TDS will be deposited by the SSC with the government. तो जब भी आप उसको डिपॉजिट कर देंगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे। कितना अलाउ कर देंगे? 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर। होश में रहिएगा, क्यों? क्योंकि डिसअलाउ भी कितना हुआ था, 30% तो हुआ था। अच्छा, अगर काट के जमा नहीं किए हो तो डिफॉल्ट नंबर 2, तो गवर्नमेंट कह रही है जब जमा कर दोगे तब अलाउ कर देंगे। अरे भाई वो तो नॉन रेजिडेंट की केस में भी बोल रही थी कि जब जमा कर दोगे तब अलाउ कर देंगे, तो यहां भी वही बोल रही है जब जमा कर दोगे तब अलाउ कर देंगे। If the tax is deposited with the government after the due date of submission of return of income, the expenditure will be deductible in that year in which the tax will be deposited. कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। Date on which tax is supposed to be deducted, date on which टैक्स नहीं लिखते हैं, टीडीएस लिख दें क्या? एक ही बात है। डेट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेड, ठीक है, डेट ऑन विच टीडीएस इज डिपॉजिटेड,
ठीक है, डिफॉल्ट कोई हो तो ये बताइएगा मुझे, और प्रीवियस ईयर इन विच अलाउड ये बताइएगा। ठीक है, हम लोग ये बात करेंगे प्रीवियस ईयर 20-21 के हिसाब से, और ड्यू डेट ऑफ आरओआई हम लोग लेंगे 31/7/2021। टीडीएस किस दिन का, और ये सेक्शन है 40A1A, दैट मीन्स द पेमेंट इज बीइंग मेड टू अ रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया का क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम्पल पे जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, डेट ऑन विच टीडीएस इज सपोज टू बी डिडक्टेड, मान लो लिखते हैं 15/9/20, काटा कब 30/12/20, जमा कब किया 10/2/21। चलो देखो और बताओ कोई डिफॉल्ट है क्या। टेक योर टाइम, पूरे 1 मिनट देंगे। बताइए, देखिए टीडीएस काटना कब था, साल के अंत तक कभी भी काट सकते हैं, तो साल के अंत तक काट दिए। हाँ, 15/9/20 का प्रीवियस ईयर 20-21 के अंत तक काट सकते हैं, 31 मार्च 2021 तक काट सकते हैं, उसके पहले ही काट दिए। जमा कब तक करना है, रिटर्न जमा करने तक, रिटर्न की डेट ये है, तो भाई उसके पहले ही कर दिए। कोई डिफॉल्ट है क्या, नो, देयर इज नो डिफॉल्ट। तो किस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा, ये प्रीवियस ईयर 20-21 में अलाउ होगा। बताइए 15/9/20 को काटना था, 1/4/21 को काटे और 10/4/21 को जमा कर दिए। कोई डिफॉल्ट है क्या, ये सब सोच लीजिए, और किस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा ये बता दीजिए। देखिए साल के अंत तक काटना था, हमने साल के अंत तक नहीं काटा। देखिए गलती हो गई हमसे, साल के अंत तक नहीं काटा, 31 मार्च 2021 तक नहीं काटा, 1/4/21 को काटा है। डिफॉल्ट नंबर 1 हो गया। कोई माफी है इसकी, हाँ, सरकार कहती है जब काट के जमा कर दोगे ना, तो जिस प्रीवियस ईयर में जमा किए उसमें अलाउ कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, ये जमा करने वाला 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22 में हम आपको अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो यानी प्रीवियस ईयर 21-22 में 30% अलाउ होगा। ठीक है, और हुआ क्या होगा, प्रीवियस ईयर 20-21 में ये 30% डिसअलाउ हुआ होगा, 30% डिसअलाउड हुआ होगा, और वही प्रीवियस ईयर 20-21 में अलाउ हो जाएगा। समझ में आया सबको, क्योंकि यहां डिसअलाउ भी तो 30% होता है ना, तो अगर डिफॉल्ट हुआ तो 30% डिसअलाउ होगा। जो नहीं ना पड़ रहा है दिमाग पे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे स्लाइटली। 15/9/20 को मान लीजिए टीडीएस कटना था, और आपने 31 मार्च 21 को काटा और 10/4/21 को जमा किया। जैसा चेक कीजिए कोई डिफॉल्ट है क्या, एक दिन पहले बस डिपॉजिट कर रहे हो, देखिए अब कोई एक दिन पहले टीडीएस काट ले रहे हो, कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा है अब, क्योंकि साल के अंत तक टीडीएस कट गया और रिटर्न के पहले पहले टीडीएस जमा भी हो गया, कोई डिफॉल्ट है ही नहीं, पूरा खर्चा 20-21 में अलाउ हो जाएगा।
बताइए 15/9/20 को टीडीएस काटना था, आपने काटा नहीं, लेकिन इस पैसे को आपने 10/10/20 को जमा कर दिया। क्या डिफॉल्ट होगा? हाँ, साल के अंत तक काटना था, आपने काटा नहीं है, डिफॉल्ट तो हो गया है, डिफॉल्ट नंबर 1 हो गया है। अब जिस साल आप काट के जमा करोगे उस साल अलाउ होता है, काटे तो हो ही नहीं हो तो भले जमा कर दियो अलाउ नहीं होगा। जिस साल काट के आप जमा करते हो उस साल अलाउ होता है, काटे तो हो ही नहीं तो अलाउ होगा ही नहीं। तो प्रीवियस ईयर 20-21 में 30% डिसअलाउ हो जाएगा। बस जब भी डिसअलाउ होगा ना 30% होगा, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा अब बताइए 15/9/20 को टीडीएस कटना था, मैंने काटा है 16/8/21 को और जमा किया है 20/10/22 को। बताइए डिफॉल्ट हो गया क्या? हाँ, प्रीवियस ईयर के अंत तक काटना था, आपने नहीं काटा, डिफॉल्ट नंबर 1 हो गया। क्या आप डिफॉल्ट नंबर 2 भी चेक करें? अरे नहीं भाई, ठीक है मतलब सच, अब सीधे अब डिफॉल्ट नंबर 1 हो गया तो अब आइए डिफॉल्ट नंबर 1 के कंसीक्वेंसेस देखिए, ठीक है। क्या इसमें कोई माफी है? हाँ है, जब काट के जमा कर दोगे अलाउ हो जाएगा। काट तो रहे हैं हम प्रीवियस ईयर 21-22 में, लेकिन जमा कर रहे हैं 22-23 में, तो अलाउ तब होता है जब आप काट के जमा भी कर देते हो। तो जमा कर रहे हो 22-23 में तो 22-23 में अलाउ होगा। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में आपको 30% अलाउड हो जाएगा। वही 30% अलाउड होगा जो कि प्रीवियस ईयर 20-21 में, ये खर्चा 20-21 का था ना, जो प्रीवियस ईयर 20-21 में 30% डिस अलाउ हुआ है ना, वही अलाउड होगा। चलिए अब देखिए इसमें अब सेक्शन 40A(1)(a) में क्या लिखा हुआ है एक बात देखिए। However, no disallowance under section 40A(1)(a) shall be made if the deductive furnishes his return of income by including the said income in his return and pays tax due on income declared by him in such return of income। ये तो ऐसी बात कह दिया जिससे अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पता है क्या बोल रहा है? कहता है कि अगर आपने किसी को पेमेंट की, आपने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन सामने वाले ने वो पूरी इनकम दिखा के उस पर टैक्स सरकार को दे दिया, तो हम आपको कुछ भी डिसअलाउ नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप कैसे इंश्योर हो सकते हो कि सामने वाला ईमानदारी से टैक्स देता है? क्या आप ये रिस्क उठाओगे? नहीं, हम ये रिस्क कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम टीडीएस काटेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, खर्चा तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन टीडीएस ना काटने की क्या टीडीएस अलग से भी सजा देता है? हाँ, टीडीएस के अलग प्रावधान भी, ये तो पीजीबीपी के प्रावधान है, उस सजा से कौन बचाएगा, इसलिए टीडीएस हम काटते हैं, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स ये कहता है कि अगर आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा, लेकिन सामने वाला बंदा बड़ा ईमानदार है, वो पूरी इनकम दिखा के सरकार को टैक्स दे देता है, तो आपने अगर नहीं भी काटा है ना तो डिसअलाउ नहीं होगा। ये बात कहां पे पढ़ी आपने? रेजिडेंट वाले केस में। ये बात आपने रेजिडेंट वाले केस में पढ़ी। सेम बात क्या नॉन रेजिडेंट के केस में भी है? पहले नहीं थी, रीसेंट अमेंडमेंट आया है और ये बात नॉन रेजिडेंट के केस में भी इनकॉर्पोरेट कर दी गई है कि अगर आपने नॉन रेजिडेंट को या फिर आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटे, लेकिन सामने वाला ईमानदारी से सरकार को पूरा पूरा टैक्स दे देता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको डिसअलाउ नहीं होगा। देयर इज अ न्यू अमेंडमेंट।
ये रहा फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 201 सबसेक्शन 1. A deductor shall not be deemed to be an assessee in default even if he fails to deduct TDS from sum paid to non-resident if such non-resident discloses his income in his return of income and pays tax due on such income and a certificate from chartered accountant is furnished to this effect. कहता है कि अगर TDS आपने नहीं काटा लेकिन आपने TDS नहीं काटा लेकिन सामने वाले ने नॉन रेजिडेंट ने टैक्स जमा कर दिया इंडिया में और आप किसी सीए से एक सर्टिफिकेट ले लो कि उस नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में टैक्स जमा कर दिया, मतलब कोई सीए ये लिख के दे दे कि हाँ हमने चेक कर लिया है वो नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में टैक्स पे कर दिया है तो अब हम आपको अलाउ कर देंगे. तो दिख रहा है ना सीए की कितनी महत्व है. ठीक है, सीए लिख के दे देगा कि हाँ वो नॉन रेजिडेंट वो विदेशी इंडिया में टैक्स जमा कर दिया है तो मान लिया जाएगा, सरकार कह रही है. चलिए अब हम लोग को क्या देखना है इसके बाद 40A1 हो गया, 40A1A हो गया. अब इसके बाद क्या देखना है, बीच में 40A2 आएगा लेकिन हमने कहा था ये बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे 40A3. ये क्या है, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट और आउटसाइड इंडिया ऑफ सैलरी. पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ऑफ सैलरी. Section 40A3 is applicable if the following condition is satisfied. The payment is chargeable under the head salaries in the hands of recipient. Recipient के हाथ में वो पेमेंट सैलरी की इनकम है. पेमेंट कहाँ हो रही है, आउटसाइड इंडिया हो रही है या फिर नॉन रेजिडेंट को हो रही है. ठीक है, डिफॉल्ट क्या है, एक ही डिफॉल्ट है, ये पॉइंट नंबर 3 इज डिफॉल्ट, यही है डिफॉल्ट, बस एक ही डिफॉल्ट ही होता है. ठीक है, क्या डिफॉल्ट है, टैक्स हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट नॉट डिडक्टेड एट सोर्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. ना तो तुम टीडीएस काटे ना जमा किए, कुछ भी नहीं किए, इतने निकम्मे हो तब जाके डिफॉल्ट है. मतलब निकम्मेपन की हद करोगे ना तब सरकार कह रही है तुम गलती की हो. थोड़ी बहुत गलती करोगे तो सरकार कह रही है ठीक है यार चलता है इतना, तो मेरे ही जैसे हो तुम भी. समझ में आया बात. फिर से सुनिए डिफॉल्ट क्या है, ना तो टीडीएस काटे ना तो जमा किए, वो भी रिटर्न फाइल करने तक. यानी अगर सिर्फ टीडीएस काट लिए जमा नहीं किए अलाउड है. हाँ अच्छा, काटना भूल गए जमा कर दिए अपनी जेब से, अलाउड है. हाँ वो भी कब तक, रिटर्न जमा करने तक. सीधा मतलब ये है रिटर्न जमा करने तक, या तो टीडीएस काट लो या तो जमा कर लो, कुछ भी कर लो भाई साहब, अलाउड है खर्चा. अगर तुम काटना भी भूल गए जमा करना भी भूल गए, वो भी रिटर्न जमा करने तक इतना समय दे रहे हैं, वहां तक कुछ नहीं किए हो तो हम डिसअलाउ कर देंगे. ठीक ही है, उचित ही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, हम भी नहीं कहेंगे कि इसमें कोई गलती है. ठीक है, टीडीएस किस दिन कटना चाहिए था, कह रहा है 31 जुलाई को. किस दिन काटे हो, 31 जुलाई को ही काटे हो, बहुत अच्छे इंसान हो तुम तो. ठीक है, और जमा कब कर रहे हो तुम टीडीएस, 10 नवंबर 20 को. अरे रिटर्न जमा करने तक कर लेते, इतनी क्या हड़बड़ी लगी थी भाई साहब. 20-21 में ये अलाउ हो जाएगा. ठीक है, देखो 31 मार्च को टीडीएस काटना था, काटे ही नहीं, काटे ही नहीं. अलाउ हो सकता है, हाँ हो सकता है, जमा कर दो रिटर्न के पहले पहले. देखो जमा कर दिए 12 अप्रैल 21 को, रिटर्न तो कब आती है, जुलाई तक आती है, जुलाई तक जमा हो सकती है, कर दिए ना जमा, अलाउ हो जाएगा 20-21 में. अब आप जानना चाहोगे कब नहीं अलाउ होगा, वो तब होगा जब कुछ नहीं कर रहे हो तुम, हद कर रहे हो बस सीधे. देखो टीडीएस काटना था इस तारीख को, काटे ही नहीं. ठीक है, जमा करना था, किए ही नहीं, मतलब ना तो काटे ना तो जमा किए, तो कह रहा है अब क्या, अब नहीं अलाउ होगा. अच्छा था ये सेक्शन 40A3, राइट. तो इस तरीके से हम लोग ने टीडीएस की नॉन कंप्लायंसेस और उसकी सजा सीख ली अंडर द हेड पीजीबीपी. नाउ एक सेक्शन बीच में आता है जो टीडीएस से रिलेटेड नहीं है, सेक्शन 40A2, वो देखेंगे हम लोग. सेक्शन 40A2 इनकम टैक्स कहता है इनकम टैक्स डिसअलाउड है, क्योंकि इनकम टैक्स एक पर्सनल खर्चा होता है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं होता, और बिजनेस में आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के खर्चे अलाउ होते हैं. इनकम टैक्स कैसा खर्चा है याद रखेंगे, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये पर्सनल खर्चा होता है. एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल. वैसे ही इनकम टैक्स कानून के तहत हम इनकम टैक्स में और भी बहुत कुछ देते हैं, जैसे इंटरेस्ट देते हैं इनकम टैक्स में, पेनाल्टीज देते हैं, क्या वो अलाउड है, वो भी अलाउड नहीं है. सिमिलरली एनी इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फाइन फॉर नॉन पेमेंट और लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज ऑल्सो नॉट डिडक्टेबल.
दिस रूल इज एप्लीकेबल वेदर इनकम टैक्स इज पेबल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आप इंडिया में टैक्स पे किए हो या फिर इंडिया के बाहर टैक्स पे किए हो, दोनों ही केस के लिए लागू है। ये खर्चा अलाउड नहीं होगा, ये पर्सनल खर्चा है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी को कोई प्रोफेशनल फी देते हो, जैसे आपने एक सीए को फीस दी, आपका इनकम टैक्स में केस चल रहा है और आपने एक सीए को फीस दी कि मेरा इनकम टैक्स का केस लड़ो, एक वकील से आपको फीस दी कि मेरा इनकम टैक्स का केस लड़ो, मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करो, मेरा ऑडिट करो, क्या ये खर्चा अलाउड होगा? हाँ। तो आप याद रखिएगा कि अगर इनकम टैक्स कानून के तहत कोई प्रोफेशनल फी देने की आवश्यकता पड़ जाए किसी प्रोफेशनल को, सीए को, एडवोकेट को, इन सबको, तो वो खर्चा अलाउड होता है। लेकिन इनकम टैक्स पेनाल्टी, इंटरेस्ट, ये सब जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, ये सब कुछ अलाउड नहीं होता है। ये पढ़ लीजिए, लीगल चार्जेस पेड फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड इनकम टैक्स प्रोसीडिंग इज अलाउड एज डिडक्शन। राइट। तो आपने आज एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को पढ़ा है। टीडीएस वाला जो टॉपिक है ना, ये पीजीबीपी में ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है। सेक्शन 40 1, 1A एंड 3, आपको सेक्शन के साथ ये सब याद रखना है। और अगर आप इस बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ेंगे और एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आएंगे तो आपसे नए जो आगे के इसके सेक्शंस हैं उस पर बात करेंगे। विल स्टॉप हियर।